Welcome to our YouTube channel, Mixed Info. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह दमा के बारे में, और अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में आम अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये दमा है क्या, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं, तरीका इलाज क्या है, और क्या ऐसा कोई इलाज है जो इसको जड़ से खत्म कर सके, और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिन पे अमल करके आप इससे बच सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल मिक्स इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मेडिकल से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहेंगी। तो अगर बात की जाए कि ये अस्थमा या दमा आम अल्फाज में है क्या, तो ये बेसिकली एक लंग डिसऑर्डर है, यानी कि फेफड़ों की एक बीमारी है। इसमें अटैक होता है आपकी सांस की नालियों पे। तो जब अटैक होता है तो इन नालियों में सोजश हो जाती है या वर्म हो जाता है। तो जो ये सोजश है या वर्म है, ये वजह बनता है आपकी सांस की नालियों की तंगी की। यानी कि ये फॉर एग्जांपल आपकी सांस की नाली है, ये इतनी खुली है आम रूटीन में, लेकिन जब इसमें सोजश होती है तो ये श्रिंक होकर तंग हो जाता है। यानी कि आपका जो एयरवे है, जो सांस की नालियां हैं, उनमें तंगी हो जाती है, जो कि वजह बनती है फिर आपके सांस लेने में दुश्वारी की। तो इस वजह से आप खुल के फिर सांस नहीं ले पाते, क्योंकि आपके सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। तो ये हालत होती है दमा या अस्थमा की। अब अगर बात की जाए इसकी अलामात क्या होती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको हल्की हल्की खांसी या कफ स्टार्ट होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है और सांस लेने में दुश्वारी होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता वहां पे म्यूकस या बलगम बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि मजीद ब्लॉकेज की वजह बनती है सांस की नालियों में, और मजीद सांस की तंगी होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सर भारी होना स्टार्ट हो जाता है, छाती पे आपको भारीपन या दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा वीजिंग साउंड, यानी कि छाती से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। बाज़ का डॉक्टर्स हजरात स्टेथोस्कोप लगा के इसको चेक करते हैं, लेकिन बाज़ का सीवियर अटैक जो होते हैं उसमें होता ही है कि इतनी ज्यादा आवाज आना आपकी छाती से स्टार्ट हो जाती है कि दूसरे फर्द को वैसे ही सुनाई दे रही होती है, इतनी ज्यादा आने लग जाती है। तो ये सारी अलामात हैं आपकी दमा की, ठीक है। अब अगर बात की जाए इसकी वजूहात की, तो वजूहात बहुत सारी हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो एलर्जीज हैं। एलर्जीज कुदरती तौर पे हमारे माहौल या एनवायरनमेंट में बहुत सी ऐसी एयरबोर्न चीजें होती हैं जो कि हम अपने सांस के जरिए इनहेल कर लेते हैं, फेफड़ों में ले जाते हैं सांस की नालियों के जरिए। तो वहां पे जाके वो फिर एलर्जी की या एस्थमिक अटैक की वजह बनती हैं, जिसमें गर्दो गुबार पहले नंबर पे, जो कि पाकिस्तान में आम है। उसके अलावा कोई धुआं इसकी वजह बन सकता है, या स्मोक इसकी वजह बन सकती है। जैसे कि पिछले कुछ सालों में हमारे कुछ बड़े शहर जो पाकिस्तान के, खासतौर पर लाहौर, स्मोक की वजह से लपेट में था। उसकी वजह से उन दिनों में लोगों में काफी ज्यादा सांस के मसाइल, गले की एलर्जी के मसाइल, और इस तरह की कई एलर्जीज उनको गले में स्टार्ट हो गई थी, या सांस के मसाइल शुरू हो गए थे। तो ये बड़ी वजह बन सकती है। उसके अलावा पोलन, जिन दिनों में मौसम बहार का मौसम होता है, मौसम बहार आ रही होती है स्टार्टिंग में, तो उन दिनों में हवा में पोलन बहुत ज्यादा होती है। खास तौर पे इस्लामाबाद शहर में बहुत ज्यादा अस्थमा के अटैक्स होते हैं उन दिनों में। उसकी वजह क्या होती है? पोलन। यानी कि जो बंदा पोलन से एलर्जिक है उसको अस्थमा का अटैक उन दिनों में काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है बारी कुछ अद्वियात ऐसी हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स हैं कुछ, वो इसकी वजह बन सकती है। उसके अलावा ये विरासत में भी ट्रांसफर होती है, यानी कि आपके किसी मतलब के फैमिली में हिस्ट्री है, यानी कि आपके मामा पापा हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या फैमिली में कहीं पे भी अगर कोई नजदीकी आपके हिस्ट्री है कि किसी को सांस का मसला या अस्थमा की शिकायत थी, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले बच्चे या आने वाले जनरेशन में भी ये मसाइल होंगे। उसके अलावा फ्लू या कोल्ड इसकी वजह बन, यानी कि अभी ये देखें मौसम स्टार्ट हो रहा है सर्दी का, तो हवाएं सर्द हैं और खुश्क हैं। तो सर्दी और खुश्क हवा भी इसकी वजह बनती है। जैसे कि आजकल काफी ज्यादा अस्थमा के अटैक्स देखने में मिल रहे हैं। सांस के जितने भी मरीज हैं आजकल काफी ज्यादा वो इसमें मुब्तला हो रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हवाएं सर्द हैं और खुश्क हैं। उसके अलावा जिन दिनों में कटाई स्टार्ट होती है फसलों की, तो उन दिनों में भी गर्दो गुबार काफी ज्यादा होती है माहौल में, हवा में, तो वो हम इनहेल करते रहते हैं। उसकी वजह से भी ये मसला काफी ज्यादा देखने में मिलता है उन दिनों में। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कोई केमिकल इस तरह का यूज होता है, या आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं कपड़े की, जहाँ पे ब्लफ बहुत ज्यादा उड़ती है और वो आप इनहेल करते रहते हैं, तो कभी ना कभी जाके वो इस तरह की एलर्जी की वजह बनता है, जो कि अस्थमा की भी वजह बन सकता है। इसके अलावा जिनको ये मसाइल होते हैं अस्थमा के, उनको अगर कोल्ड या कॉमन कोल्ड का भी इशू आता है, तो इन दिनों में काफी ज्यादा उनको चांसेस हैं अस्थमा के अटैक होने के भी। तो इनको सर्दी से भी बचना चाहिए, खास तौर पे बाहर निकलते हुए अपने जिस्म को या नाक को ढांप के निकलें। अब अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो सबसे पहले मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इसको जड़ से खत्म कर दे। इसका वाहिद इलाज कुछ अद्वियात हैं,
और प्रिवेंशन है, यानी कि आपने इसको प्रिवेंट करना है होने से। वो किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो सारी आपको डिटेल बताता हूँ। कि फॉर एग्जांपल घर में काम करने वाली औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें सारी घर में काम जो करती हैं, तो अब उनको बंदा ये कहे कि आप काम ही छोड़ दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सफाइयां भी करनी और भी बहुत सी हंडियां भी पकानी, सारा कुछ करना है उन्होंने। तो बस उनको एहतियात करने की ये जरूरत है, वो कम से कम कोई मास्क का इस्तेमाल करते हैं घर की सफाइयां करते हुए या हंडियां पकाते हुए, उसका धुआं ना आपको जो है आपके सांस में जाए, या आप जो सफाई कर रही हैं घर में उसकी गर्दो गुबार उड़ के ना आपके सांस के जरिए अंदर चली जाए, जिसकी वजह से आपको अस्थमा का अटैक हो। उसके अलावा सर्दी से आपने बचना है। इन दिनों में जब मौसम चेंज हो रहा होता है, हम थोड़ी सी लापरवाही कर रहे होते हैं, वही हमारी रूटीन होती है गर्मियों वाली कि नहा के बाइक पे चढ़ गए या सर्दी के मौसम में बाहर निकल गए, वैसे ही नहीं नाक को ढांपा, नहीं कपड़े कोई गर्म पहने, तो उसकी वजह से भी आपको अस्थमा के अटैक हो सकते हैं। उसके अलावा इन दिनों में कॉमन कोल्ड के यानी कि मुख्तलिफ वायरसेस जो हैं इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। कॉमन कोल्ड के इशू हो सकते हैं, फ्लू के इशू हो सकते हैं, तो उनको भी अटैक होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जिनको नजला जुकाम हो। ठीक है, उसके अलावा आपने खट्टी ठंडी चीजें खाने से, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो ट्रिगर करती हैं इन चीजों को, तो उससे भी आपने परहेज करना है। अच्छा, इस मामले में आप डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं, आपने खुद ख्याल करना है कि मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे सर्दी से एलर्जी, या मैं ये चीज ठंडी या कोई खट्टी इस तरह की चीज खा लेता हूँ जिससे मुझे एलर्जी हो जाती है, या मैं सर्दी से खुद को बचाता नहीं हूँ उस वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है, अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो आपने खुद से अपना डॉक्टर बनना है और एहतियात करनी है, बस आप प्रिवेंट कर सकते हैं इसको। उसके अलावा अगर आपको ये मसला हो जाता है तो कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अद्वियात यूज करवाई जाती हैं ओरली भी, और आप को पफ की सूरत में भी डॉक्टर हजरात अक्सर देते हैं कि आप उसके इनहेलर जो होते हैं, साल्ब्यूटामोल, उसमें वेंटोलिन इनहेलर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके डायलेट करते हैं सांस की नालियों को, जिसकी वजह से आपकी सांस की नालियों की तंगी दूर होती है और आप आसानी से सांस ले सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस तरह हो कि अगर आप जो आम रूटीन में यूज कर रहे हैं इनहेलर या अद्वियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा और आपकी तबीयत ज्यादा खराब होना स्टार्ट हो गई है, तो एज सुन एज पॉसिबल आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए और आपको बाज बात एडमिट भी करना पड़ सकता है, जिसमें आपको फिर आईवी लाइन मेंटेन करके आपको स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी लगवाना पड़ते हैं, ब्रोंकोडायलेटर अद्वियात भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है, या ऑक्सीजन लगाना पड़ सकती है सीवियर केसेस में। ठीक है, तो अलामात या इलाज हर पेशेंट की तबीयत के या नोयत के हिसाब से होता है। कुछ को इसकी अलामात बहुत सीवियर आती हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिनको दवाई से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ब्रोंकोडायलेटर मुख्तलिफ इस्तेमाल करा के या इनहेलर्स का इस्तेमाल करवा के डॉक्टर्स जो है वो ट्रीट करते रहते हैं, क्योंकि इसका प्रॉपर तो ट्रीटमेंट है ही नहीं। आपने या इससे बचना है, या अगर आपको शिकायत हो जाती है तो आपने दवाई लेके इसकी अलामात को दूर करना है, यानी कि इसका सिम्टोमेटिकली ट्रीट होता है, अलामती इलाज होता है, जो कि आपकी सांस की नालियों को खोल के किया जाता है। ठीक है, तो मुख्तलिफ ब्रोंकोडायलेटर या स्टीरॉयड अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं। दूसरा, अक्सर लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाके स्टीरॉयड्स लगवा रहे होते हैं खुद से जल्दी आराम के लिए, लेकिन आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किसी तरीकाकार या किसी सही तरीके से आपको ट्रीट करता है स्टीरॉयड से। लेकिन अगर आप किसी अताई के पास या इस तरह के किसी ठग के पास जाते हैं जो आपको स्टीरॉयड लगा लगा के आपका बेड़ा गर्क कर देता है, सांस तो आपकी ठीक हो जाती है वक्ती तौर पे कुछ दिनों के लिए, कुछ माह के लिए, लेकिन गुर्दों का, दिल का या ब्लड प्रेशर के कई तरह के मैदे के मसाइल आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनसे आप दो चार हो सकते हैं। तो किसी अच्छे डॉक्टर से ही आपने ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको हल्की फुल्की अलामात होती हैं तो आपके पास हर टाइम इनहेलर होना चाहिए, कि अगर जिस टाइम आपको अटैक आए तो आपके पास इनहेलर मौजूद हो जिसके आप पफ लेके तो आसानी से सांस ले सकें। या अगर आपकी तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तो अपने करीबी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल तशरीफ ले जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, कोई इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास अभी भी कोई सवाल है आपके ज़हन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।